सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई, आप बात पूरी करने में तो मुझे अंदाजा नहीं है आपके पास वक्त कितना है, तो आप हैवी और सही फिर मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड क्या होगा। नहीं, तफसीली बयानी तो ऑलरेडी जैसे मुफ्ती साहब कर दिए थे। खैर मुफ्ती साहब के लेवल के आ गया मैं भी। अच्छा, वो तो जो वही जैसे लोकेशन तक बात है, आपको क्या लगता है कि उन्होंने हम लोगों की लोकेशन क्यों पूछी? जो आप अंदाजा बोले, मेरा भी वही अंदाजा है। शायद उसी उनकी भी नीयत वही थी कि कुछ शायद नुकसान पहुंचाए। मैं फिर उनको कमेंट में जवाब दे दिया कि मुफ्ती साहब का पता तो आप विकिपीडिया पे देख लो बोल के बोला। हाँ, विकिपीडिया पर देखने के बाद फिर वापस आया वो, हाँ, फिर और वापस दोबारा आके ईमेल फिर किया, मेरी फिर प्रोफाइल क्या विकिपीडिया पर देखी और कहा कि नहीं, अब मुझे अंदाजा हो गया कि ये वाकई क्लोज माइंडेड क्लोज है। माइंड है। यहाँ पे जैसे वाकई क्लोज माइंड है बोल के यहाँ पे अंदाजा लगा लिया। फिर जैसे जी। खैसर साहब के बारे में बोले तो खैसर साहब भी क्लोज माइंड है बोल के बोले, तो उनके बारे हाँ में जी। कैसा मालूम हुआ बोले तो वो खामोश बैठ गए। फिर मेल का जवाब नहीं दिया, वो नहीं आया शायद आप लोग के पास में। वैसे अभी तो मैंने लिंक भेज फैसल दिया है, साहब हाँ, आप अगर हमने उनके फैसल भाई, एक मिनट, वो जो ईमेल ट्रेल चल रहा था ना, उस पर मैंने लिंक भेज दिया है, कार्डव्यू को भी चला गया होगा। आप चाहें तो कार्डव्यू को एक मिनट रिमाइंड करा दें कि लिंक आ गया है, आना चाहो तो आ जाओ, अभी भी हमारा दरबार खुला है, पेश को। मैं कर रहा हूँ मुफ्ती साहब अभी। जी, ठीक है। मैं चलें, ठीक सोचा है। था अभी इनको इनवाइट करेंगे बोल के, लेकिन कुछ मैं मतलब 2 घंटा पहले आप जब बोले ना कज्जू फरार बोल के जो मतलब थंबनेल जी, बनाए, तो मैं जी। एक वो हिसाब से उनको मेल करेंगे सोचा, लेकिन मैं सोचा आपकी वीडियो शुरू होने से पहले उन्होंने कुछ वीडियो एक बना के अपलोड करेंगे, हाँ। कि वो हिसाब में मैं अच्छा, नहीं था। काजू काजू हुआ फरार, ये उन्वान इसलिए रखा क्योंकि उसने कहा कि मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ प्रॉब्लम ऑफ ईवल का, और मुझे यकीन है कि मुफ्ती यासिर इसका सवाल जवाब नहीं दे पाएंगे और भाग जाएंगे। यानी हम्म, भागने भागने की बात जो इतने लो लेवल की होती है वो उतनी शुरू की, लिहाजा हमें उसका काउंटर नैरेटिव तो देना था। हम्म। नहीं, मुफ्ती और साहब शुरू अगर से पूरा काजू लो लेवल आप पे उन्होंने ही आपको आए, अभी कज्जू साहब ही है। उनको रेस्पेक्टफुली आप तो बहुत प्रेजिंग वर्ड से जैसे इनवाइट करे थे इनको। जी, 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 बहुत तो बेहतर, चलें, शुक्रिया बहुत। तो खैर मैंने ईमेल अच्छा, कर दिया है। फजल अ, साहब जी, ये इनका ईमेल का रिस्पॉन्स आ जाता है, तो और अगर वो सुन रहे हैं काचू साहब, तो मैं उनको लाइव हैं इस वक्त, पब्लिक हमें सुन रही है, ये बाद में भी रहेगा। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है ना साइंस और रिलीजन के बारे में, मैं उसी पे चैलेंज करता हूं कि जो उनकी असर्शंस अगर उन्हें ठीक साबित कर जाएं, मैं उनको मान जाऊं ऑब्जेक्टिवली ठीक साबित। ये ना कह दे कि मैंने कह दिया तो बात खत्म, कोर्ट इज एडजर्न्ड। आई वुडंट गिव अ डैम अबाउट दैट। एकेडमिकली साबित करें तो मैं मान जाऊँ, क्योंकि अभी मैं उस आर्टिकल पे बात करना चाहता हूँ जो उसमें उन्होंने लंबी लंबी छोड़ी, अल्लाह माफ करे। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये फैसल भाई, आप एक काम ये करें कि यूट्यूब का जो लिंक है वो भी जी, आप उसी मेल ट्रेल के ऊपर भेज दीजिए। मान लीजिए अगर काटजू मियाँ की अगर इतनी हिम्मत ना हो कि वो लाइव आए, तो कम से कम लाइव देख तो लें। देख रहा हूँ मुफ्ती साहब, मैं मेरे से कोशिश करूँ। हाँ, मैं बस इतना कहना चाहूंगा मिस्टर काटजू को, काटजू मियाँ आपसे ना हो पाएगा। क्या ख्याल ठीक है? है। जी। से भी नहीं हो पाएगा या एटम से। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था, ओ वाह जी वाह। आमिर भाई अनकनेक्टेड ईमेल्स में तो आप भी थे, लेकिन खामोश रहे आप, पता नहीं आप ये देखना चाह रहे थे कि जी। आपका असर मुझ पर मुफ्ती साहब पे कितना हुआ है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैं सुन रहा था, उम्मीद है मेरी आवाज आ रही होगी, जी, जी, आ रही और है। अगर थोड़ी सी लैग हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहूंगा। मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब ने जो तबसरा किया वहां भी और यहाँ भी, और आपने जो उस पर नमक छिड़का यहाँ भी और वहां भी, तो मेरे ख्याल से जरूरत महसूस नहीं हुई। नंबर एक। नंबर दो ये है कि कारजू साहब जो हैं ये मुजस्सम कुरान की सदाकत की अलामत हैं। ये 1400 साल पहले कुरान ने क्लेम कर दी थी एक चीज। तो सूरह यासीन की एक आयत मुझे याद आई जो कारजू साहब के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है, आयत नंबर 68। तो अल्लाह ताला कहते हैं बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़ि अफला याकिलून, कि जिसको हम थोड़ी लंबी उम्र दे देते हैं वो बच्चों वाली हरकतें सठिया जाता है, बचपना आ जाता है उसके अंदर, जिदपन आ जाता है, स्टबन हो जाता है, इरिटेटिंग हो जाता है, अनॉय करना शुरू कर देता है, जिद लगा लेता है, फड्डा करता है। ये कुरान में अल्लाह ने कह दिया था। तो आगे ये भी कहा अफला याकिलून, क्या है मोमिनो समझ नहीं आती, आपको पता नहीं चलता कि ये क्या मामला है। तो ये इनकी उम्र का कसूर है। तो वो तो आपने माशाल्लाह डील किया। मैं एक ही ईमेल करने वाला था, वो मैं ये करने वाला था कि ये मेरा केस है, मगर फिर मैं आपको सही बताऊं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुफ्ती साहब और कैसर भाई, मैं ज्यादा चाह रहा था मुफ्ती साहब, और फिर अगर मुफ्ती साहब के साथ वो ना बैठे तो कैसर भाई के साथ मैं चाह रहा था, क्योंकि वो जो उसका टाइटल है ना बेसिकली, जिसको वो डिजर्व नहीं करता, क्योंकि उसकी हरकतें ये बता रही हैं कि वो डिजर्व नहीं करता था। तो अब
गधे को घोड़ा कहने से तो वो घोड़ा नहीं बन जाता ना उसकी कदर बनती है, ठीक है ना। मेहरान के अंदर BMW का इंजन डालने से वो कोई अच्छा नजर आना शुरू हो जाती है। तो ये तो तरीकाकार नहीं टेक्निकली। तो मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों के साथ बात हो, मगर वो नहीं हो पाई। मैं सिर्फ ये चीज कहूंगा कि जो इनकी हरकत मैंने देखी उसमें मुझे एक चीज नजर आई कि एक फौजी थे, उन्होंने अपनी बीवी को मार दिया। अपनी बीवी को मार दिया, रिटायर हो गया फौजी, तो अपने बीवी को उन्होंने मार दिया। तो अदालत ने उनको बुला लिया कि भाई अब आप पर 302 जो है दफा मर्डर की, वो आप पर केस चलेगा। वो कटहरे के अंदर आए तो जज साहब ने उनसे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आपने अपनी बीवी को मारा क्यों, वजह क्या थी, व्हाट वाज द रीजन, मोटिव क्या था पीछे। उन्होंने कहा देखो मैंने 30 साल फौज की नौकरी की है और मैंने वहां पर हमेशा यस सर सुना है, नो सर नहीं सुना। मैंने इसको सुबह उठ के कहा मुझे चाय का कप चाहिए, ये आगे से कहती है नो, मैंने इसको गोली मार दी। मुझे लगता है कि ये जज साहब भी उसी नौयत के थे कि इन्होंने जितने साल सर्विस की है वहां ये अब हर एक के ऊपर अटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट है ना वो लगा देते थे कि भाई ये कोर्ट की आपने तौहीन कर दी है, तो अब आप पर हद लग गई। तो वो आपने एक जुमला बोला था कि कोर्ट रूम से बाहर नहीं आए, तो हकीकत ये है ये अपने कोर्ट रूम से बाहर नहीं आए और अभी भी ये उस तरीके से कर रहे हैं। और अब बहाना चेंज हो गया जी, मेरी उम्र इतनी मैं अच्छा एक आमिर भाई, फैसल भाई वाकई मैं का एक जवाब ना, देना चाहूंगा। फैसल भाई मैं एक चीज का जवाब देना चाहूंगा और आप हजरात की इजाजत से, और वो ये कि कुछ लोग, मेरे जहन में ये बात आई थी, और वरना आमतौर से मैं कमेंट्स को एंटरटेन नहीं करता जो इस वक्त लाइव चल रहे हैं, लेकिन एक बात मेरे जहन में आई थी, और वो बात ये थी कि लोग कहीं ये कंफ्यूज ना हो जाएं कि भाई जस्टिस काटजू जैसा मुनसिफ आदमी जो मुसलमानों के हक में आवाज उठाता आया है, तो मुसलमान अब उसके खिलाफ कैसे बात कर रहे हैं। तो एक साहब हैं वो लिख रहे हैं कि जस्टिस काटजू तो टुन्नियों का रद्द करते रहे, आपकी क्या लड़ाई हो गई, ये सवाल कर रहे हैं एक साहब। और आगे कहते हैं कि मुसलमानों के लिए भी उन्होंने काफी आवाज उठाई है, इंतहा पसंद ग्रुप में शामिल, पता नहीं गालिबन हमें कह रहे हैं कि आप इंतहा पसंद ग्रुप में शामिल ना हो जाएं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, अगर एक शख्स ने मुसलमानों के हुकूक के लिए आवाज उठाई है तो ठीक है, वो उसका अपना कर्म, उसका अपना अमल है। लेकिन अगर वो एक तरफ मुसलमानों के हुकूक के लिए आवाज उठाए और साथ में मुसलमानों के हुकूक के खिलाफ आवाज उठाए, दोनों काम करे। अब खवातीन का, मुस्लिम खवातीन का बुर्का पहनना या हिजाब करना ये उनका दीनी हक है, फरीजा है। अगर कोई ये कहे कि नहीं ये चीज बैकवर्डनेस है, ये क्लोज माइंडेडनेस है, या फला है फला है और मैं इसके खिलाफ करता हूं, और जो आदमी हिजाब की तायद करता है वो मेरे एफबी पेज से निकल जाए, यानी वो मुसलमानों के अब बुनियादी हुकूक के खिलाफ बोल रहा है, तो फिर हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट कैसे दे सकते हैं। दूसरी बात, हमारा जो इख्तलाफ होता है ना वो इसलिए नहीं होता, हम सेल्फिश नहीं है कि अच्छा भाई एक आदमी हमारे हक में ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात कर रहा है, लिहाजा अब चाहे वो खुदा को कितना भी बुरा भला कहे, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कितनी भी गुस्ताखी करे, वो इस्लाम को कितना भी गलत कहे, कहता रहे, कोई मसला नहीं, चूंकि वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से मुसलमानों के हक में बात कर रहा है, लिहाजा अब हम उसको फेवर देंगे। ऐसा नहीं है, हमारे लिए बुनियादी केस ह्यूमन राइट्स नहीं है, ह्यूमन तो बाद में आता है, पहले तो खालिक है ह्यूमन का बनाने वाला। एक आदमी जो खालिक को ना माने और मखलूक के हुकूक की बात करे तो उससे बड़ा तो जालिम ही कोई नहीं, क्योंकि वो खालिक के हुकूक का इनकार कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने तो शिर्क को जुल्म अजीम इसीलिए कहा कि भाई तुम मखलूक के हुकूक अदा करते रहोगे, कोई नहीं, वो तो कर ही दोगे, हर एक आदमी करता है, मुल्हिद भी कहीं ना कहीं कर देता है, लेकिन असल जो हक है वो ये है कि खालिक का एतराफ और उसको मानना। तो जो सबसे बड़ा जालिम है, अगर मुनसिफ जो है वो सबसे बड़ा जालिम बन जाए, तो हम जो इंसाफ पसंद हैं, जो खुदा और बंदों के हुकूक के कायल हैं, बोलेंगे। और हजरत मैं इसमें यहाँ टेक्निकली ये बात चीज जहन में रहनी चाहिए कि हमारा उनसे डिसएग्रीमेंट इस चीज पे है ही नहीं कि वो खुदा को नहीं मानते, और हमारा व्यू है कि उनको मानना चाहिए, वो गलत है जो नहीं। हमारा व्यू भी आप नहीं मानते, आप ना माने, आपको हक किसने दिया है कि आप हमें गाली दें? आपको हक किसने दिया है कि आप हमारे खिलाफ बात करें? और उनकी जजशिप की जो कैपेसिटी है, जो उन्होंने रूल अप्लाई किया, बड़ा अच्छा किया उन्होंने। वो जो मुसलमानों के हक में बोले, मैं एक्चुअली क्योंकि मैं खुद लॉयर हूं तो मैं आपकी बात में कंफर्म कर सकता हूं आपके साथ, कि मैं शेयर कर सकता हूं कि जज किसी के हक में नहीं बोलता, जज किसी के खिलाफ भी नहीं बोलता। जज का काम होता है कि फैक्ट्स को वो एनालाइज करे और देखे कि लॉ इस पे किस तरह से अप्लाई होता है। जज इज कंप्लीटली इम्पार्शियल एंड इनडिफरेंट कि वो किसके हक में फैसला जा रहा है, किसके खिलाफ जा शुड रहा बी है। वहां पे अगर सिख होते, हिंदू होते, कोई और लोग होते, तो वो लॉ वैसे ही अप्लाई होता। तो जज साहब ने अगर किसी के हक में बात की है तो वो बदयानती की है, इसलिए वो किसी के हक में बात नहीं कर सकते, वो मुसलमान ही क्यों ना हो। तो हमारा तो वो केस ही नहीं है सारा। हमारा तो केस ये है कि उनको कोई हक नहीं है कि वो हमें ऑफेंड करें, हमारी माओ बहनों के बारे में ऐसे अल्फाज कहें जो हमने उनके नहीं कहा। मतलब काचू साहब की मुझे नहीं पता उनकी वाइफ पर्दा करती है नहीं करती, उनकी बेटियां करती हैं नहीं करती। अगर मैं कहूं कि वो इडियट्स हैं या उनका हक है पर्दा ना करना, बिल्कुल ऐसे जैसे उनका हक है इडियट होना, अच्छा लगेगा काचू साहब को? ये वो बेवकूफी है जिस पे हम बात कर रहे हैं कि उसको ये नहीं करना चाहिए। अच्छा फैसल आमिर भाई भाई, आपने एक वाकया सुनाया जी था
तो मैं वाकई का एक जवाब भी वाकई होता है, तो मैं भी एक सुनाना चाहता हूँ, इजाजत है? हाँ सुनाए। मैं एक बात ऐड करने लगा था, मेरी आवाज अगर आ रही है तो मैं जी एक बात ऐड फरमाइए। कर हजरत ने जो मिसाल दी है ना, इसको अगर आप बड़ी सतह पर भी देखें तो मुसलमानों का रिस्पांस यही होना चाहिए। अब अमेरिका जो है वो चाइना में मुसलमानों के ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है उस पर तो बहुत शोर डालता है, मगर जो रीजनल जो वायलेशंस कर रहे हैं और इस तरह दूसरे यूरोप के अंदर जो वायलेशंस हो रही हैं उन पे बात नहीं करता। तो हम सिर्फ इसलिए अमेरिका को सपोर्ट करेंगे कि जी चाइना में मुसलमानों की जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है वो उस पर बात करता है तो हमें सपोर्ट कर रहा है मुसलमानों को। इस तरह बात नहीं होती। हमें डिप्लोमेटिक ये जो हिपोक्रेसी है पॉलिटिक्स के अंदर, ये तो हम नहीं उसको नहीं सपोर्ट कर सकते। मैं यहां पर एक बात करना चाहता हूं। कैसर भाई ने जो बात की कि जज ये होता है, जज को ये होना चाहिए, अदरवाइज वो जज बनने के लिए कंपैटिबल ही नहीं है, जज बनने के लिए वो कैपेबल ही नहीं है। उसूली तौर पर इनके सारे फैसलों को रिवर्स करना चाहिए, जैसे मुफ्ती साहब ने लिखा भी ईमेल के अंदर, आपके सारे फैसलों को रिवर्स कर देना चाहिए। इब्ने आबिदीन जो शामी थे, जिन्होंने फतावा गालबन शामी लिखा, हजरत आपको तो पता होगा, ठीक है, जी खिलाफत उस्मानिया के इब्ने आबिदीन शामी, उन्होंने जी तंबीहुन लिल हुक्काम जो लिखी है, बड़ा जबरदस्त वो फतवा उन्होंने इकट्ठा किया। उसमें उन्होंने बयान किया है कि जो जज होना चाहिए, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर ऐड करना चाहता हूं इसमें, उन्होंने लिखा है जो काजी होना चाहिए वो कम से कम कई मुल्कों को घूमा हुआ हो, यानी इस तरह का जिक्र मिलता है, ऐसा ना हो कि वो बंद नैरो माइंड हो, तो वो निकला हो। और यही इफ्ताह के अंदर, जिस तरह मुफ्ती यासिर वाइदी साहब ने पढ़ाया, इफ्ताह के अंदर ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। मुझे नहीं समझ आती, ये बंदा जज बन के बैठा है और उसने खुद एक चीज पेश की है कि आर्टिकल पे एतराज करें, मुफ्ती साहब ने सवाल रखा है और फटाफट उसने फैसला कर दिया कि आप नैरो माइंड हो। जी जी जी। ये चीज अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं कि इस शख्स के जो अपने ख्यालात हैं वो इसके फैसलों के ऊपर असरअंदाज कैसे हुए, उसकी एक दलील ये है कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया था, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट से, और हुआ यह था कि मोहम्मद सलीम नाम का एक स्टूडेंट मध्य प्रदेश के एक कॉलेज में पढ़ता था और उसने फिर इरादा किया कि वो दाढ़ी रखे। कॉलेज ने कहा कि नहीं, हमारे रूल के खिलाफ है, आप दाढ़ी नहीं रख सकते, आपको शेव करनी पड़ेगी। तो उसने केस कर दिया कि भाई आप, ये तो मेरा रिलीजियस हक है, मैं चाहे जिस तरीके से रहूं, आप सिखों को यह हक देते हैं कि वो दाढ़ी रखें, सिखों को आप नहीं कहते, तो आप हमें क्यों कह रहे हैं। तो बहरहाल वो केस होता 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 सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, काटजू की अदालत में, और जस्टिस काटजू ने दाढ़ी के खिलाफ फैसला दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और ये कहा कि नहीं, अगर आपको अपने हुलिये और अपने लिबास को पहनना है तो आप अपने कॉलेज खुद बनाएं। अकलियतों से कहा जा रहा है कि जिनके पास ऑलरेडी बहुत से वसाइल महदूद हैं, जिनके पास उतने वसाइल नहीं तो अपने कॉलेजेस बना सकें। ठीक है, अगर कॉलेज बना भी लेंगे, लेकिन ये मोहम्मद सलीम के जिसने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ने में लगा दी है, वो कहाँ जाएगा। आप उसको उसके रिलीजियस राइट से महरूम कर रहे हैं। ये कैसा सेक्युलरिज्म और कैसी चॉइस है कि एक आदमी अपनी चॉइस से कुछ पहनना चाहता है या दाढ़ी रखना चाहता है और आप उसको इजाजत नहीं देते। तो एक तरफ तो वेस्ट की इतनी गुलामी और दूसरी तरफ इतना, यानी इतना क्लोज नैरो माइंडेडनेस, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है। तो यही जज साहब है जिन्होंने 2009 में ये फैसला दिया था। अच्छा, मैं आगे आमिर भाई के और फैसल भाई के आने से पहले मैं अर्ज कर रहा था कि बात क्या एक कैसर भाई लॉयर है जी, जी। हाँ जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक लॉयर और एक जो पहले लॉयर बनता है बाद में फिर वो जब मैंने कहा जज वाक्य बनता है, तो आपका रह गया था, बेसिकली सॉरी। एक्सपेक्टेड, आपकी मैं वो लाइन मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं ये एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड क्या होता है। मैं बैरिस्टर्स को भी मैंने ट्यूशन पढ़ाई है, पाकिस्तान में भी मेरे पढ़ाए हुए बैरिस्टर्स मौजूद हैं जो यूके से लिंकन वगैरह आगे पीछे से वो अपनी दे वर कोल्ड इन बार। सो मैं उस प्रोसेस को समझता हूँ कि जब एक लॉयर लॉ अपनी इन मेकिंग होता है बेसिकली, तो उसको क्या क्या सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो बैरिस्टर्स होते हैं उनको एक 12 क्वालिफाइंग सेशंस होते हैं जो अटेंड करने होते हैं। अब तादाद शायद थोड़ी कम हो गई हो, थोड़ी ज्यादा हो गई हो, लेकिन ट्रेडिशनली वो 12 हैं, जिनको पहले डिनर्स कहा जाता था। अच्छा, उनमें होता क्या है, और उसको एक ट्रेनिंग की एक्टिविटी के तौर पे उसको शामिल किया जाता है। उन 12 सेशंस में होता है कि आप अपने सीनियर लॉयर्स के साथ, जजेस के साथ, एस्टैब्लिश बैरिस्टर्स के साथ आप बैठ के खाना खाते हैं। आप देखते हैं कि वो खाना कैसे खा रहे हैं, उन्होंने फोर्क कैसे पकड़ी हुई है, उन्होंने नाइफ कैसे पकड़ी है, उन्होंने किसी से बात की है तो कैसे खाई की है, उन्होंने, हद ये है कि वहां पे अगर फ्रूट दिया गया है, बनाना है, तो बनाना को उन्होंने पील कैसे किया है, हाथ मिलाया है किसी से तो कैसे मिलाया है। उनको फॉलो करो कि वो एक तरह के आपके, सो टू स्पीक, आपके रूहानी उस्ताद हैं वो। आइडिया ये है कि जब आप लॉयर बन के, बैरिस्टर बन के बाहर जाते हैं, तो दुनिया आपकी चीज से, जो भी आप कह रहे हैं, जो आपका केस है, उसे इत्तफाक करे या ना करे, लेकिन दुनिया आपसे सीखे। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉयर कम्युनिटी को। आपका उठना, बैठना, हाथ मिलाना, बात करना, ये सारा कुछ मैटर करता है, बिकॉज आप एक वाइडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो जज होता है वो तो इससे भी बड़ा होता है। मैंने कोर्ट मार्शलिंग की है,
कोर्ट मार्शलिंग एक तो वो फौजियों वाली होती है, वो नहीं। कोर्ट मार्शलिंग लॉ में एक एक्टिविटी होती है जिसमें आप एक जज के शागिर्द होते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसके साथ बैठते हैं। मैं यूके की क्राउन कोर्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं कोर्ट मार्शलिंग कर रहा था, तो जज जो मेरे जिनका मैं डिसाइपल था, उनके साथ बैठ के वो फैसले देखने के वो कैसे कर रहे हैं। जब हम नहीं होते थे अदालत में, ब्रेक वगैरह होती थी, तो वो केसेस डिस्कस करते थे। सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये स्टैंडर्ड सबके साथ केसेस डिस्कस करते थे। बातचीत करने का तरीका वो कैसे करते वो बताते थे। पूछते थे कि देखा फलां ने कैसे बात की थी, आपकी कैसी असेसमेंट है? नहीं, उनको ऐसे नहीं, उनको ऐसे करनी चाहिए थी। अच्छा, अगर डिसएग्रीमेंट है तो मैंने उसको कैसे बर्दाश्त करना है। वहां पे खड़े होकर कई दफा जज साहब को बड़े तल्ख अल्फाज कह देते थे, तो वो बताते थे कि इसको किस तरह से आपने मुस्कुराना है, प्रोसेस करना है और डिलीट करना है कि कल वो आपके फैसले में वो जुमला उनका आ ना जाए कि आप फैसला लिख रहे हैं तो उन्होंने मुझे ये बात कही थी। ये होता है जज। ये हमारा जज है, दूसरी तरफ हमारा नहीं, खैर आपका भी साबका हो गया अब तो। ये जज है। जी सारी बात समझ क्या है जो मेरी हमारा बात जस्टिस मुनीर नियाजी था कैसर भाई, जस्टिस मुनीर नियाजी, अगर आपने पढ़ा हो, वो इससे मिलता जुलता ही था, वो भी सेकुलर एथियस्ट था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बर्रे सगीर में जजों का माइंड आमतौर से एक जैसा ही है। आप सर मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं एक समरी बयान कर दूं कि ये जो मैंने एस्टैब्लिश किया है केस के एक जज से, जो कि लॉयर बनने के प्रोसेस से थ्रू होकर जज बनता है, तो उससे एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड क्या होता है, और फिर कंपेयर करें जस्टिस काचू से कि जिसकी समरी सारी ये है कि यह है मेरा बिलीफ, जो इसको नहीं मानता वो है इडियट, जिसने मुझसे बहस की, मेरे पास हक है कि मैं उसको जो मर्जी कहूं, आगे से वो कुछ नहीं कह सकता, और अगर कहा तो लोकेशन क्या है तुम्हारी। ये कौन है ये बाजारी इंसान भी ऐसा नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट का जज, इतनी रिच हिस्ट्री है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की, कितने फैसले वहां पे होते हैं, लोगों का ट्रस्ट है, ठीक है, उस पर हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, सारा कुछ होता है जैसे बाकी दुनिया में होता है। ये तुम्हें इसकी भी हया नहीं है, शर्म नहीं है कि तुम किस इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हो, भले रिटायर हो गई हो, लेकिन दुनिया तुम्हें किस हवाले से जानती है, अभी भी जस्टिस कहती है। कैसे भाई उसने नोटिस भेजने होंगे, वो ऐसे तो नहीं ना, बेचारे ने मारना वराना तो नहीं होगा, वो नोटिस भेजना होगा उसने मुफ्ती साहब को, फैसल भाई को, हमें उसने क्या भेजना। हाँ चले सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत